तो आज मैं आपको एक बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन करवाना चाहता हूँ. Based on this question, with the time you will understand that how to do the questions and how does the questions of the IITG being framed. So we will be trying to create some foundation for the competitive examinations, the best examinations of India, that is IIT JEE, NEET, AIIMS and all. ये क्वेश्चन दिया है 6 kg का एक ब्लॉक है, एक 4 kg का ब्लॉक है. 4 kg वाले ब्लॉक पे 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है. किस पे? 4 kg वाले ब्लॉक पे 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है. ऐसे क्वेश्चंस में जनरली एक अजम्पशन ये है कि ये जो सरफेस है ये फ्रिक्शनलेस है. क्या है? फ्रिक्शनलेस. क्योंकि अगर इसमें फ्रिक्शन होगा then the game will change, things will work differently then. ये फ्रिक्शनलेस है. फ्रिक्शनलेस है मतलब कि जब ये ब्लॉक इसके ऊपर चलेगा तो ये वाली जो सरफेस है ये इसको रोकने की कोशिश नहीं करेगी. There will not be any force exerted by this surface on this. जबकि जनरली ऐसा नहीं होता है. जनरली कोई भी सरफेस प्योरली फ्रिक्शनलेस नहीं होती. वो जरा सा तो फोर्स एक्सर्ट करती ही है. किस लिए करती है? कि रिलेटिव स्लिपिंग ना हो. रिलेटिव स्लिपिंग ना हो मतलब कि ये इससे दूर ना जाए. कोशिश करेगी पकड़ के रखने की, अपने पास ही पकड़ के रखने की. खैर, इस पे हम बाद में आएंगे. देखिए कुछ बातें ना बेसिक हैं, ये हमें जानना चाहिए. एक तो हमेशा ये जान लें कि एक टर्म आएगा फ्री बॉडी डायग्राम. क्या है टर्म? फ्री बॉडी डायग्राम. क्या है ये? अगर आपने आज बनाना सीख लिया तो आपको जिंदगी भर कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी. इसके लिए कुछ एक बेसिक बात याद कर लीजिए. पहली बात क्या है? देखिए ये जो हम फोर्सेस पढ़ रहे हैं कांटेक्ट फोर्सेस पढ़ रहे हैं. फोर्सेस कई तरीके के होते हैं, हमने फोर्सेस एंड लॉज में पढ़ा है. कांटेक्ट फोर्सेस की हम बात कर रहे हैं अभी. यहाँ पे ऐसे और कोई फोर्सेस की हम बात नहीं कर रहे हैं. कांटेक्ट फोर्सेस में जब ये फोर्सेस पे जो बॉडी जिस बॉडी के एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट में होगी वही उसके ऊपर फोर्स लगा हुआ माना जाएगा. मतलब अगर 5 न्यूटन का फोर्स 4 kg वाले ब्लॉक पे लग रहा है तो आप ये नहीं अज्यूम कर सकते कि 6 kg वाले ब्लॉक पे लगेगा. क्या इस क्वेश्चन में पूछा क्या है? उसने पूछा कि व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्मॉलर मास ऑनटू द बिगर. मतलब 4 kg. स्मॉलर कौन है? 4 kg. और बिगर कौन है? 6 kg. उसने पूछा 4 kg 6 kg को. भाई सिंपल सी बात है, ये ना एक है, ये एक है, ठीक है, ये दो है ना सामने, दोनों आपस में टच है. मैं अगर इसको धक्का दूंगा तो ये भी आगे जाता है, दूसरा वाला भी आगे जाता है. ठीक है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है क्योंकि. तो उसने पूछा है कि 4 kg वाला इसके ऊपर कितना लगाएगा. तो मैं आपको बता दूं, पहले ना फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखें. जब भी कोई मास जिसके कांटेक्ट में फोर्स आके लग रहा होगा उसी को मानेंगे हम. उस फोर्स को लग 5 न्यूटन 4 kg पे रहा है तो हम 6 पे नहीं मानेंगे. ठीक है, तो लेट अस मेक अ फ्री बॉडी डायग्राम. धीरे धीरे आप इसको आइडिया को डेवलप करिए. फ्री बॉडी डायग्राम में क्या है? सबसे पहले 6 kg ब्लॉक कि 6 kg ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं. फ्री बॉडी डायग्राम मींस व्हाट आर ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन दी ऑब्जेक्ट. 6 kg का है, धरती सबको खींचती है नीचे की तरफ गुरुत्वाकर्षण बल से, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन से. तो इसने इसको भी खींचा होगा 6 इंटू जी. ठीक है, इसमें तो कोई शक नहीं है. mg होता है ना 6 इंटू जी. जी की वैल्यू आप कुछ भी ले लेना, आपकी मर्जी है. हमने ले ली, मान ली 10 मीटर पर
यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है इसे, ठीक है। अच्छा, इस सरफेस पे ये टिका कैसे होता है? आप यहां पे अगर ये टिका हुआ है तो क्या आपने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या पढ़ा? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में आपको बताया कि यदि किसी भी बॉडी पर, सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है? यदि किसी भी बॉडी पे कोई भी अनबैलेंस फोर्स होगा, अनबैलेंस फोर्स होगा तो एक्सेलरेशन डेवलप हो जाएगा उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स है। लेकिन यहां तो ऐसा नहीं हो रहा है, ये तो नीचे की तरफ नहीं जा रहा है, ये तो यहीं का यहीं टिका हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कोई ना कोई ऐसा फोर्स जरूर है जो इस फोर्स को बैलेंस आउट कर रहा है। क्या कर रहा है? ये जो फोर्स, जो धरती जितने फोर्स से इसको नीचे की तरफ खींच रही है, उसको कोई ना कोई फोर्स बैलेंस कर रहा है। उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। क्या कहते हैं हम? नॉर्मल रिएक्शन। ये कौन लगाता है? किस पे? ये जिस सरफेस पे आप टिके हुए हैं वो नॉर्मल रिएक्शन देता है। और नॉर्मल रिएक्शन की एक बहुत बढ़िया खासियत है नॉर्मल रिएक्शन की, कि नॉर्मल रिएक्शन develops as per need, जितनी जरूरत होगी उतना ही डेवलप होगा। क्या? जितनी जरूरत होगी उतना ही डेवलप होगा। तो भाई ये 6 kg का ब्लॉक ऊपर तो नहीं जा रहा है ना नीचे आ रहा है, मतलब कि दोनों के दोनों बराबर हैं। जितना फोर्स नीचे लग रहा है उतना ही ऊपर की तरफ लग रहा है। तो ऊपर के तो वैसे भी कोई मोशन नहीं हो रहा था, इसने बताया कि ये ऊपर उड़ रहा है, नहीं, ये टिका हुआ है। तो यदि ऊपर या नीचे कोई मोशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये दोनों फोर्सेस बराबर होंगे, तो n तो हो गया 6c के बराबर, ठीक। अब जब इसने इसको धक्का मारा 4 kg को, भाई आप ऐसे देखो चलो, है ना, मैंने इसको धक्का मारा, इसको, तो इसने भी इसको धक्का मारा, लेकिन मुझे मालूम नहीं कितने फोर्स से मारा, मुझे मालूम नहीं है कि कितने फोर्स से मारा। तो मैंने मान लिया कि साहब इसने इसकी तरफ कोई फोर्स स्मॉल f लगा दिया। क्या किया? इसकी तरफ कोई फोर्स स्मॉल f लगा दिया। चलो जी, आ गए इस पे एक ये फोर्स आ गया स्मॉल f, ठीक है। स्मॉल f इसने 4 kg के ब्लॉक में 6 kg के ब्लॉक पे लगा दिया। पूरा मोशन आपको मालूम है, इसने धक्का दिया तो इधर की तरफ जा रहा होगा, ठीक है। अभी हम उस पर भी काम करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। चलिए, आपका 6 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। क्या बना? फ्री बॉडी डायग्राम बन गया 6 kg ब्लॉक का, ठीक है। चलिए सर, इसको आप नोट करते जाइएगा, आगे बढ़ते हैं। एक बात आप हमेशा करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम आप सभी का बनाएंगे, ठीक है। चलिए सर, आइए अब हम ये 4 kg ब्लॉक का बना देते हैं। किसका? 4 kg ब्लॉक का। 4 kg ब्लॉक में नीचे की तरफ 4g लगा होगा, ठीक है। सारे फोर्सेस हम दिखाएंगे। नीचे की तरफ 4g लगा होगा, ठीक है। ऊपर की तरफ n, मान लो n यहां पे 1 है और n यहां पे 2 है। अच्छा, ये n1 और n2 बराबर होंगे या अलग अलग होंगे? जो नॉर्मल रिएक्शन इसी सरफेस ने 6 kg के लिए दिया, क्या उतना ही नॉर्मल रिएक्शन 4 kg के लिए देगा? नहीं, यहां पे तो 4g की जरूरत है, यहां 6c की जरूरत थी। 10 kg तो 10g लगा था। अपने जरूरत के हिसाब से लगता है हमेशा नॉर्मल रिएक्शन, जितनी आवश्यकता हो उतना ही लगेगा। जितनी आवश्यकता हो उसको यहां पर टिकाए रखने में, वर्टिकली ऊपर नीचे नहीं जाने देने के लिए उतना ही लगेगा, ठीक है साहब। अब क्या हुआ, मुझे एक बात बताओ। अच्छा, एक फोर्स इस पे 5 न्यूटन का लग रहा है, आपको मालूम है इस डायरेक्शन में, आपको पहले से दिया हुआ है।
5 न्यूटन पहले से लग रहे हैं। अच्छा, न्यूटन्स थर्ड लॉ याद करो जरा सा। अगर कोई बॉडी किसी दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाती है तो दूसरी बॉडी भी लगाएगी। कितना? ठीक उतना। किधर? ठीक उल्टी डायरेक्शन में। तो 4 kg वाले ने 6 kg पे कितना लगाया? F हमने माना हुआ है, यही पूछा हुआ है, हमने मान लिया F। तो क्या 6 kg छोड़ देगा क्या? जी नहीं, वो भी लगाएगा, लेकिन कितना? स्मॉल f। ठीक उतना है, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी? इधर की तरफ। अच्छा, अब एक मजेदार बात समझो, ये दोनों के दोनों जा तो साथ ही रहे ना, क्या साथ ही रहे? तो बोथ आर गोइंग with same acceleration। दोनों के दोनों साथ जा रहे हैं, तो मान लिया कि भाई मोशन इधर हो रहा है और एक्सेलरेशन सेम है। क्या है? a। एक्सेलरेशन सेम है, क्या है? a। लगा दो साहब, पहले इस पे लगा दें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या है? अनबैलेंस्ड फोर्स जितना भी है इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी इनटू द एक्सेलरेशन। यही तो है। तो 6 kg पे इस डायरेक्शन में अनबैलेंस्ड फोर्स कितना है? इस डायरेक्शन में अनबैलेंस्ड फोर्स कितना है? F। सिर्फ F। F इज इक्वल टू व्हाट? M। M क्या है? 6 इंटू इक्वेशन 1। ठीक, डन। समझ आ गई बात? इसको लगा लो। 4 kg के ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में अनबैलेंस्ड फोर्स कितना है? इस डायरेक्शन में अनबैलेंस्ड फोर्स, भाई इस डायरेक्शन में एक फोर्स जो है 5 लग रहा है, 5 इधर लग रहा है, लेकिन उल्टा क्या? F लग रहा है। तो इस डायरेक्शन में अनबैलेंस कितना? 5 माइनस F इज इक्वल टू 4 इंटू ए। दोनों सेम एक्सेलरेशन से जा रहे हैं, दोनों इक्वेशन को जोड़ दो दोनों को। तो F से F कट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 5 इज इक्वल टू 10 इंटू ए। सो A is what? A is what? 5 by 10, that is what? half meter per second square। वाह, हाफ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की फोर्स से ये के एक्सेलरेशन से दोनों जा रहे हैं। अब आपको मालूम क्या करना था? F, फोर्स एक्सर्टेड बाय स्मॉलर मास ऑन द बिगर मास। सो व्हाट इज F? इक्वेशन 1 में F की वैल्यू रख दो। क्या है F की वैल्यू? F इज इक्वल टू व्हाट? 6a। 6 इंटू हाफ, दैट इज व्हाट? 3 न्यूटन। व्हाट? 3 न्यूटन। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये बात साबित भी हो गई। इस पे तो 5 न्यूटन लग रहा है, लेकिन ये इस पे कितना लगा रहा है? 3 न्यूटन। भाई पे तो 5 न्यूटन लगा, लेकिन ये इस पे कितना लगा रहा है? 3 न्यूटन। ओनली 3 न्यूटन। ठीक है। तो there are a lot of questions of this type given in the some books which TMH books. TMH you can buy TMH for 9th students. You will get a lot of questions there. We will try to get the feel of that questions and try to get it solved here. Keep on watching Prerna tutorials. If there is any confusion you find in this explanation, please drop me a message or please drop a comment on the video so that we can elaborate it more. I will take more lectures even to elaborate to free body diagram if needed. Okay. So this was the question for JEE Foundation.
एक और तरीके का क्वेश्चन हम कर लेते हैं। आपको ना एक ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे कुछ, पुलिस पे क्या है, एक डोरी। अभी जब इन डोरियों की हम बात करते हैं कि पुली पे ना एक डोरी लटकी हुई है, आपने देखा होंगे गिरवी, देखी गिरवी ऊपर नीचे करते रहते हैं। इनमें दो बातें मानी जाती हैं। पहली बात तो क्या है, ये हिंज होनी चाहिए, कहीं से फंसी होनी चाहिए, वरना तो पुली नीचे आ जाएगी ना, नीचे पड़ेगी। ठीक है, दो बातें इसमें होती हैं कि जो पुली है ना, पहली बात तो पुली एंड स्ट्रिंग आर मासलेस। इनमें ना कोई मास नहीं होता, क्योंकि अगर इनका भी मास होगा तो आपको वो भी कंसिडर करना पड़ेगा। दूसरी बात, एक जान जाता है की बात आता है कि यदि कोई भी एक स्ट्रिंग है, इफ देयर इज वन स्ट्रिंग और ये पूरी आ रही है, मतलब कोई बीच में रोक नहीं, दूसरी स्ट्रिंग नहीं लगी हुई है, तो इससे जो कोई भी, मान लो यहाँ पे कोई मास m1 है, यहाँ कोई मास m2 है, m2 एक ही स्ट्रिंग है, नीचे आएगी तो सारी की सारी एक साथ आएगी ना, जितनी यहां से ऊपर जाएगी उतनी यहां से नीचे आ जाएगी। तो अगर एक ही, इफ देयर इज ओनली वन स्ट्रिंग, so acceleration of attached masses would be same। लेकिन मेजर बात क्या है, इसकी बात करोगे तो ये तो नीचे की तरफ जा रहा है, इसकी बात करोगे तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है। एक और बात है, एक तो एक्सेलरेशन, दूसरी बात टेंशन। पुल्ली में क्या ना तनाव आ जाता है, आप खींचते तो तनाव आ जाता है ना, स्टिच जाती है वो, ये तनाव ही यहाँ पे इसको इस पे फोर्स की तरह काम करेगा इन मासेस के ऊपर। So the tension in one pulley one string would be same। तो यदि एक ही स्ट्रिंग है यहाँ से लेके वहां तक, तो टेंशन जो है, इसका भी मैं आपको ना फ्री बॉडी डायग्राम बनाना बताऊंगा। जब भी किसी भी मास का फ्री बॉडी डायग्राम बनता है, क्या बनता है, FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। सबसे पहले उसके जितने भी कॉन्टेक्ट्स हैं, क्या है, कॉन्टेक्ट्स है, वहां से उसको काट दो, मतलब उसे फ्री बॉडी डायग्राम कर, फ्री लटकता रहना चाहिए भाई, कहीं से खींचा हुआ नहीं होना चाहिए। तो इसमें आओ जरा, जैसे m2 मास है, क्या है, m2 मास है ना, m2, इसमें नीचे की तरफ क्या काम कर रहा होगा, m2 इंटू g। आपने जब इसको यहाँ पे ये काटा तो ये यहाँ पे ये स्ट्रिंग है, इसको ऊपर की कितने फोर्स ले आ रही थी, जो भी टेंशन हो। m1 की बात कर ले, हमेशा नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा होगा, ठीक है, और ऊपर की तरफ टेंशन काम कर रहा होगा, और ऊपर की तरफ टेंशन काम कर रहा होगा, ठीक है। इस पुली की बात कर ले, पुली के अपने कांटेक्ट तोड़ेंगे तो नीचे की तरफ, इधर भी नीचे की तरफ तनाव होगा, उधर भी तनाव होगा, ठीक है। यहाँ से कहीं से किसी भी क्लैंप पे जिस पे भी लगा हुआ होगा, ठीक है ना, उस पे कोई ना कोई फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है। अब अगर ये पुली यहीं की यहीं है,
ऊपर नीचे, तो धागा तो क्या है नीचे ऊपर जा रहा है, लेकिन अगर पुली जो है, पुली यहीं की यहीं है, तो इस पे जो भी ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा होगा वो कम से कम इन दोनों के बराबर होगा। तभी तो अनबैलेंस्ड फोर्स यदि नहीं है तभी तो अपनी जगह पे स्थिर रहेगा। ठीक है, तो आपके पास ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे आगे, कोई m1 की वैल्यू दे देगा, कुछ m2 की वैल्यू दे देगा, पूछेगा कितने एक्सेलरेशन से नीचे जा रहे हैं। जैसे इसी में मान लीजिए m1 क्या हो 5 kg हो और m2 क्या हो 2 kg हो, कोई आपसे पूछ ले व्हाट इज द टेंशन, टेंशन कितनी इन द पुली। कोई यदि ऐसे आपसे सवाल पूछ ले कि पुली में टेंशन कितनी है, तो आप फटाफट इसको कर दोगे। पहले m1 का एमपीडी बनाओ, एमपीडी क्या कहता है इसका एमपीडी कहता है कि ये ना 5g है, g की वैल्यू मान लो 10 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, ऊपर क्या टेंशन है, मान लिया हमने टेंशन दी है, इसमें क्या है टेंशन है, नीचे क्या है 2g है। अब एक बात पक्की, 5 किलो का नीचे जाएगा ना या 2 किलो का जाएगा, 5 का नीचे, तो मान लिया कि मोशन नीचे की तरफ हो रहा है, किधर हो रहा है नीचे की तरफ हो रहा है, तो क्या होगा 5g माइनस, अगर नीचे हो रहा है तो टेंशन फोर्स जो है नीचे की तरफ एक्सेलरेशन अगर आपको निकालना है तो अनबैलेंस फोर्स नीचे की तरफ कितना है 5g माइनस t इज इक्वल टू 5 इंटू मान लिया एक्सेलरेशन कुछ 1। ठीक है, यहाँ पे क्या है 2g तो ऊपर जा रहा होगा, 2 किलोग्राम का तो ऊपर जा रहा होगा ना, तो आप ऊपर की डायरेक्शन में, जो अनबैलेंस फोर्स है ऊपर की डायरेक्शन में, तो t माइनस 2g इज इक्वल टू, बोला ना एक्सेलरेशन दोनों, क्योंकि एक ही स्प्रिंग है एक ही एक्सेलरेशन से जाएंगे, इन दोनों को आप जब जोड़ेंगे तो आप पाएंगे कि 3g भाई t से t कट जाएगा, 5g से 2g, 3g इज इक्वल टू 5a। सो a इज व्हाट, a इज 3g बाई 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। g की वैल्यू लिख दोगे अगर आप तो 330 डिवाइड बाई 5, सो व्हाट इज दैट 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आपको क्या निकालना था कि टेंशन कितनी है स्प्रिंग में, रख दो कहीं पे भी वैल्यू, तो 5 इंटू 10 माइनस t इज इक्वल टू व्हाट 5 इंटू 6 30, so t is nothing but 50 minus 30, that is what 20 मीटर। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके पास आएंगे। प्लीज कीप ऑन वर्किंग प्रेरणा ट्यूटोरियल्स टू मेक better foundation for the preparation of IIT JEE. Thank you very much.